जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। अब लगता है बहुत ज्यादा विश्वास हो गया है। सारी देश की परिस्थिति को देखते हुए विश्वास हो रहा है कि हमारे देश को, भारतवर्ष को एक नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है और माननीय मोदी जी, जैसा उन्होंने कहा था, झोला उठा के जाने वाले हैं। कारण क्या है कि अभी तक बहुत सारी जनता के एक बड़े भाग को ऐसा लगता था कि जो वो गोदी मीडिया में देखते हैं, जो वो अखबारों में पढ़ते हैं और जो उनको भक्तगण पार्क में बैठ के सुबह शाम बताते हैं, वही बात सच है। लेकिन धीरे धीरे कलई खुलने लगी और 12 साल के बाद अब ये पता चलने लगा कि जो भी गोदी मीडिया फैलाता था या ये पार्कों के अंदर आरएसएस के और बीजेपी के लोग बैठ के जनता को गुमराह करते थे, धीरे धीरे कलई खुलने लगी। और ये कलई केवल जनता के बीच में नहीं खुली, ये विपक्षी दलों के बीच में भी खुल गई। ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था 2012-13 से कांग्रेस के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ, विशेष तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ, एक नेक्सस बना था पूंजीपतियों का, राजनीतिज्ञों का, गुजरात के और बड़े बड़े घरानों का, कि किसी तरह से कांग्रेस की जो समाजवादी नीतियां हैं उनको पीछे हटाकर बड़े बड़े पूंजीपतियों का शासन हिंदुस्तान के अंदर हो। बड़ा नेचुरल था, बड़ा स्वाभाविक था। उन्होंने प्रयास किया, राहुल गांधी की छवि को पूरी तरह से खराब कर दिया। और जो बात मोदी जी ने कही थी, वो आईटी सेल बीजेपी ने राहुल के मुंह से कहलवा के उसको प्रचारित प्रसारित किया। गोदी मीडिया उनके साथ था, तो जनता ने विश्वास कर लिया। अच्छा, इस गलतफहमी में केवल देश की जनता नहीं आई, बल्कि विपक्षी दल के बहुत सारे नेता भी आ गए। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। बहुत सारे क्षेत्रीय दल थे, उन्हें लगता था, और इसमें ज्यादातर क्षेत्रीय दल ऐसे थे जो एंटी कांग्रेसिज्म से आगे बढ़े थे, गैर कांग्रेसवाद से आगे बढ़े थे, जो समाजवादी आंदोलन से आगे बढ़े थे, डॉक्टर लोहिया के आंदोलन से आगे बढ़े थे। तो मानी बात है कि उनके संस्कारों में कांग्रेस का विरोध तो था। वो आरएसएस बीजेपी के साथ भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो कांग्रेस के साथ भी नहीं जाना चाहते थे। उनको ये गलतफहमी थी कि उनका जो जातीय समीकरण है, उनका जो सोशल बेस है, उसके आधार पे वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकेंगे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि जिस समय उनकी सरकार थी, चाहे वो बहन मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल हों, चाहे चौटाला साहब का परिवार हरियाणा के अंदर हो, चाहे बीआरएस हो, चाहे बीजेडी हो, ये सारे दल आज से 5-7 साल पहले तो रेलेवेंट थे और ये भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते थे अपने सोशल बेस के आधार पे। लेकिन अब जो भी चुनाव हो रहे हैं और जो भी चुनाव होने वाले हैं, उसमें सोशल बेस काम नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, पूंजीपतियों का पूरा सपोर्ट है और इतना ज्यादा पैसा है। और चुनाव आयोग बिल्कुल चुप बैठा रहता है, न्यायालय बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं जब जो हमारे देश की चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया है उसका उल्लंघन होता है। तो उसके बावजूद सब चुप रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर जाती है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री होते हैं, वो अपना मोबाइल बांटने का उन्होंने कार्यक्रम चला रखा होता है, लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित होता है उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन बिहार के अंदर 10,000 रुपए औरतों को दे दिए जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो 10,000 रुपए वापस भी मांग लिए जाते हैं, देने भी बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग चुप रहता है। चुनाव आयोग देता है चुनाव के समय हजारों लाखों लोगों को दूसरे स्टेट से भारतीय जनता पार्टी अपनी स्पेशल ट्रेन चला कर लाती है, वोट डलवाती है और लौटने की व्यवस्था नहीं करती, फिर लौटे अपने बल पे। लेकिन बिल्कुल खाली ट्रेन, बिल्कुल खाना पीना, सारी व्यवस्था बीजेपी कराती है। जबकि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार से वोटर को पोलिंग बूथ तक नहीं ला सकता, लेकिन वो चुप रहता है। अब क्षेत्रीय दलों को धीरे धीरे पता चला, और लेट पता चला, लेकिन अब पता चला, क्योंकि उनको ये लगा ये माहौल बदलने लगा है। अच्छा, माहौल यहां तक बदलने लगा है कि जो कांग्रेस पार्टी 2014-19 में 44-55 इस प्रकार की सीटों में सिमट जाती थी, इस बार करीब 100 सीटें उनको मिल गई। और ये लगा कि कांग्रेस पार्टी उफान पे है। और उसके बाद जिस प्रकार से केरला में कांग्रेस की सरकार बनी, तेलंगाना में सरकार बनी, कर्नाटका में डीके शिवकुमार ने जब पदभार संभाला और उसके बाद जिस तीव्रता से वो काम कर रहे हैं, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं, केरला के अंदर सतीशन काम कर रहे हैं, तो साउथ एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रवेश निषिद्ध हो गया है।
और इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है सारे अपोजिशन पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो करना चाहते हैं लेकिन साथ साथ कांग्रेस का भी विरोध करना चाहते हैं कि अकेला चलो वाली नीति हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। बहुत लोगों को गलतफहमी थी, ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल के अंदर गलतफहमी थी, तेजस्वी यादव को बिहार के अंदर गलतफहमी थी, उद्धव ठाकरे शरद पवार को महाराष्ट्र के अंदर गलतफहमी थी, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सबकी गलतफहमियां दूर कर दी गई। शरद पवार की पार्टी को विधानसभा में लपेट दिया गया, उद्धव ठाकरे की पार्टी को लपेट दिया गया, उद्धव ठाकरे के 6 लोकसभा के सांसद छोड़ के चले गए। अब उनके जो सबसे खासम खा उद्धव ठाकरे के थे, सचिन अहीर, वो भी एमएलसी थे, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया, तो उद्धव ठाकरे को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तो उद्धव ठाकरे भी आज के तारीख में जानते हैं उनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले जाएं या इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से कंधा कंधा मिलाकर वो चलें। लेकिन जिस प्रकार से संजय राउत के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे लग रहा है कि उन्होंने दूसरा विकल्प चुना है और वो विपक्ष में ही रह के अंतिम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसके बाद आपने देखा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, बहुत बड़ी गलतफहमी थी। उन्हें लगता था कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे। अब उसके पीछे क्या राज था, वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते थे या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थे, या वास्तविकता में उनको ऐसा फील होता था कि भारतीय जनता पार्टी को वो अकेले टक्कर दे सकते हैं और भारत के अंदर वो एक विकल्प बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का। जब राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो गलतफहमी होना स्वाभाविक था, और इसीलिए जब पहली बार इंडिया गठबंधन के लोगों ने हस्ताक्षर करके कोई भी अभियान चलाने का प्रयास किया, उसमें आम आदमी पार्टी नहीं आई। अब पंजाब का इलेक्शन होने वाला है, पंजाब के अंदर जैसे भारतीय जनता पार्टी ने चालें चलनी शुरू कर दी हैं, भगवंत मान को फंसाना शुरू कर दिया है, वीडियो चलानी शुरू कर दी हैं, उत्तराखंड के अंदर सिख बनाम हिंदुओं का झगड़ा शुरू करा दिया गया है, तो उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बंगाल के अंदर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव खेला, बिहार के अंदर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव खेला, वही नैरेटिव वो पंजाब के अंदर सिख और हिंदुओं के बीच में खेलना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की शायद आंखें खुल गई। इसलिए अभी जो एक दिन पहले सभी इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को के बारे में एक पत्र लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसमें आम आदमी पार्टी ने भी अपने दस्तखत किए हैं। इसका माने आम आदमी पार्टी को भी ये समझ में आ गया है कि अगर इस गलतफहमी में रहे कि भारतीय जनता पार्टी को सीधे चुनौती दे देंगे तो राजनीतिक उनकी पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे ममता बनर्जी का खत्म हो गया, जैसे उद्धव ठाकरे का खत्म हो गया, जैसे अकाली दल का खत्म हो गया, नेशनल लोक दल और जेजेपी का खत्म हो गया, बीआरएस का खत्म हो गया, बीजेडी का खत्म हो गया, सबका खत्म हो गया। तो आम आदमी पार्टी भी रास्ते पे लौट आई। इस पत्र में डीएमके के लोगों ने भी दस्तखत किए, जबकि वास्तविकता यह है कि जब तमिलनाडु का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस का डीएमके से गठबंधन था और जब रिजल्ट्स आए तो अनएक्सपेक्टेडली वहां पे टीवीके ने, थलापति विजय की पार्टी ने 107 सीटें प्राप्त की। अब कांग्रेस के बाद 2 ही विकल्प थे, या तो थलापति विजय के साथ अपने 5 विधायकों को लेके जाए, जिसकी वजह से सीपीआई, सीपीएमएल, आईयूएमएल भी थलापति विजय के साथ आ जाए और सरकार बन जाए, या दूसरी तरफ वो रास्ता खोल दें जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा प्रयासरत थी कि वहां पे एआईडीएमके, डीएमके और भारतीय जनता पार्टी मिलकर अपनी सरकार बना ले। तो कांग्रेस ने सेकुलरिज्म के लिए टीवीके का समर्थन किया और डीएमके को मानी बात है, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं लगनी थी, क्योंकि उनके साथ गठबंधन था और कांग्रेस टीवीके के साथ चली गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमको धोखा दिया, लेकिन जब ये पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखने की बात हुई तो डीएमके ने भी उसमें दस्तखत किया, क्योंकि उनको पता है, पहली बात तो साउथ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर कोई भी अपनी राजनीति को नहीं बचा सकता। जैसे अन्नामलई जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और बड़े नेता हैं, जो आईपीएस से नौकरी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की थी, जब भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ नहीं मिला तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। एआईडीएमके का भी नाश हो गया जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी, और आप देखते जाइए थोड़े दिनों में चंद्रबाबू नायडू भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। अच्छा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग एरिया था भारतीय जनता पार्टी का, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत थी कि साउथ के अंदर कुछ भी हो जाए, नॉर्थ के अंदर हम चुनाव जीत के पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को बदल देंगे, और जिसके लिए उन्होंने डिलिमिटेशन का पूरा अपना प्लान बना लिया था कि उत्तर भारत की सीटों को बढ़ा देंगे, साउथ की सीटों को कम कर देंगे। अब वो भी घपले में पड़ गया, क्योंकि उत्तर भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था गोबरपट्टी का, वो था भगवान श्री राम का भव्य मंदिर और उनकी प्राण प्रतिष्ठा। और ये सबको पता है कि भगवान राम क्योंकि हिंदुओं की आस्था का बिल्कुल केंद्र है, और गरीब से गरीब, अमीर से अमीर हिंदू जो है, जितनी उसका यथार्थ सामर्थ्य होता है, उन्होंने भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा किया, जो भी कर सकते थे किया, दर्शन किए और
किसके पास 51 रुपए थे, 5 रुपए थे, 2 रुपए थे, 1 करोड़ रुपए थे, सबने उसमें अनुदान किया, दान किया। लेकिन जब यह बात खुलनी शुरू हुई कि वहां पे जमीन के बड़े बड़े घोटाले हुए, वहां पे दान दक्षिणा में घोटाले हुए, और यहां तक खबर है कि चंपत राय के वहां मंदिर के अंदर जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट था, वो बिहार के एक पुराने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद के कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे लगाए गए, जिनको 1 करोड़ रुपए महीना मिलता था। अब आप सोचिए, 1 करोड़ रुपए महीना, वहां भी बंदरबाट हुई। और फिर आपने देखा किस प्रकार से चंपत राय को बचाया गया, गोपाल राव को बचाया गया, अनिल मिश्रा को बचाया गया, छोटी मछलियों को बचाया गया। लेकिन जो उत्तर भारत के अंदर सी वोटर सर्वे ने एक सर्वे भी किया, और उसने पाया कि ये जो चोरी हुई है और चोरी का जो आरोप लगा है, जिसकी एसआईटी बनी है और जांच हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के भी सपोर्टर 50% सपोर्टर ऐसे हैं, इससे बहुत ज्यादा दुखी हैं और वो इसका बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। और यही करीब करीब आसपास 3-4% के ऊपर नीचे जो बीजेपी के अपोनेंट्स है वो भी करते हैं। मतलब हार्डली 10% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इसका राजनीतिक चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव 6-7 महीने बाद है, पंजाब का चुनाव है, और राम जन्मभूमि का मुद्दा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे लगता है कि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि जहां जहां वो राम मंदिर की बात करेंगे, जहां जहां वो हिंदुत्व की बात करेंगे, वहां वहां अपोजिशन पार्टी जनता को याद दिलाएंगी कि आपने जो आस्था रख के कार सेवा की थी और वहां जाके दर्शन करने गए थे और जो भेंट चढ़ाई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बीएचपी के लोगों ने खा लिया और लूट लिया। तो ये अस्त्र इनका क्योंकि थोथरा हो गया, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है। और इसके अलावा जैसे एक एक करके घटनाएं घट रही हैं, दिल्ली के अंदर आया है कि 750 करोड़ का एक घपला किया गया है मेडिसिन सप्लाई पे। माने जो मेडिसिन 1 रुपए की मिलनी चाहिए थी, वो 3-3 रुपए सरकारी विभाग ने खरीदी है, और उसमें 750 करोड़ का घपला हुआ है। भगीरथ चौधरी ने राजस्थान के अंदर अपने ही फार्म हाउस को अपने ही विभाग से 1 करोड़ का ग्रांट दिला दिया। उधर मोहन यादव ने उज्जैन के अंदर जमीन खरीदी, वहां डेवलपमेंट किया, और उसके बाद लाखों करोड़ों का वारा न्यारा किया। मतलब पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वाले पूरी तरह से लूट। आपको साउथ के वो स्टेट जहां पे कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, उनके बारे में कोई इस प्रकार की सूचना नहीं मिल रही है। ये सारी सूचनाएं उन प्रदेशों से मिल रही हैं जहां पे डबल इंजन सरकार है। आपने देखा कि जब वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार आई, शुभेंदु अधिकारी वहां मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से वहां केवल मारकाट हो रही है। केवल टीएमसी के लोगों को पीटा जा रहा है, उनको जूतों की मालाई पहनाई जा रही है, उनको अंडे मारे जा रहे हैं, उनका पूरी वीडियो बनाई जा रही है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। लेकिन ये घटनाएं आपको तमिलनाडु और पुडुचेरी या केरला से सुनाई नहीं पड़ रही है। वो अपने काम में लग गए हैं, विकास के काम में लग गए, और इधर केवल मार कुटाई हो रही है। तो हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का सूत्र था, आज के तारीख में वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। इसके बाद वही स्थिति आज राहुल गांधी की हो गई है, जो एक जमाने में इंदिरा गांधी की हुई थी, जब उन्होंने इंदिरा कांग्रेस बनाई थी। आपको बताया, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता इंदिरा जी के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि इंदिरा गांधी मजबूत हों। इसलिए निजलिंगप्पा हों, एसके पाटिल हों, ये सारे लोगों ने इंदिरा जी को मजबूर कर दिया था। उन्होंने इंदिरा कांग्रेस बनाई। लेकिन इंदिरा जी जब सड़क पे उतरी और उन्हें एक योद्धा की तरह देश की जनता ने देखा, तो आपको पता है इंदिरा कांग्रेस को कितनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली। वही स्थिति आज की तारीख में राहुल गांधी की है। तो एक तरफ तो अपोजिशन पार्टीज को, जो इंडिया गठबंधन में थी या नहीं थी, उनको महसूस हुआ कि कांग्रेस से अलग रह के अगर तीसरा मोर्चा बना के वो चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे ममता बनर्जी का खत्म हो गया, उद्धव और बाकी लोगों का खत्म हो गया। तो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली हाथ से चला गया। और अगर ऐसे ही चलता रहा और अगर उन्होंने एकजुट होकर राहुल गांधी के साथ लड़ाई नहीं लड़ी, तो पंजाब भी उनके हाथ से निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार से जैसे बंगाल के अंदर टीएमसी के लोग पिट रहे हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी के लोगों के पिटने की संभावना है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रगल है। तो राहुल गांधी अनडिस्प्यूटेड लीडर, एक फाइटर की तरह उभर के सामने आ रहे हैं, जैसे इंदिरा जी आई थी। आज के तारीख में जनता जो है वो ये चीज में कहीं नैरेटिव में नहीं है कि हमको सपा के साथ जाना है, आरजेडी के साथ जाना है, शिवसेना के साथ जाना है या बीएसपी के साथ जाना है। उनका मतलब यह है, या तो वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, या भारतीय जनता पार्टी का अगर वोटर नहीं है तो वो केवल राहुल गांधी के पीछे खड़ा है, अपोजिशन का वोटर। और राहुल गांधी के साथ जो है वही एक बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है आज के तारीख में, जो होने वाला है। वो बाइपोलर इलेक्शन में या तो बीजेपी को वोट पड़ेंगे, या बीजेपी के अगेंस्ट जो वोट पड़ेंगे वो राहुल गांधी के जिस उसमें होंगे, वो अलायंस में होंगे, उसमें पड़ेंगे। अब थर्ड फोर्सेस की स्थिति बिल्कुल गड़बड़ हो गई है।
ये जो सारी परिस्थिति बन रही है, और जंतर मंतर में जैसे आपने देखा नितिन नवीन अभी कुछ ही महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इतना बेहुदा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है कि ये लोग वायरस हैं और हमारे एंटी वायरस हमारे बीजेपी के वर्कर जानते हैं इनसे कैसे निपटा जाए। एक प्रकार से देश को गृह युद्ध की तरह वो छेड़ रहे हैं। तो नितिन नवीन इस तरह की बातें कर रहे हैं, उत्तेजनात्मक बातें कर रहे हैं। राजनाथ सिंह पार्लियामेंट के अंदर जैसे झूठ बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे देश का कोई जवान नहीं मरा, और उसके 7-8 महीने के बाद ये बता रहे हैं कि हाँ, 1 साल के बाद बता रहे हैं कि हाँ 6 लोगों की शहादत हुई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ उनका पकड़ा गया है। हर तरफ से ये पता चल रहा है मोदी जी गए सेशल्स और वहां जाके उन्होंने पदक ले लिया, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स का वहां पे उन्होंने अपनी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ सेशल्स को दे दी जिसकी टोटल आबादी 1.25 लाख है। और बाद में पता चला जो उन्हें पदक मिला था उसमें जो स्पेलिंग्स थी अपने ही कंट्री की स्पेलिंग सेशल्स ने गलत लिख दी। इसका माने यहाँ से एक सर्टिफिकेट बन के गया था और उसके अंदर उसी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री में मिस्टेक हो गई थी। क्योंकि कोई भी आदमी अपने नाम की अपने देश की स्पेलिंग गलत नहीं लिख सकता। मैं अपने नाम की दूसरे के नाम की स्पेलिंग तो मैं गलत लिख सकता हूँ, अपने नाम की स्पेलिंग गलत नहीं लिख सकता, मैं कितना भी अनपढ़ आदमी हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ सेशल्स के लिए जो सर्टिफिकेट बना और इनाम बना उसके अंदर जो उनका डिस्क्रिप्शन है वो स्पेलिंग गलत होने का मतलब है कि पदक और सर्टिफिकेट यहीं से बन गया था जो उनको दे दिया गया था कि हम आपको इतने मिलियन डॉलर्स देंगे, आप केवल ये पदक हमको दे देना जिससे अपने देश के भक्तों को खुश किया जा सके। तो अब मुझे लगता है कि आज के तारीख में जो लड़ाई है बाइपोलर हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर अलग लड़ेंगे, अब केवल 2 लोग ऐसे हैं जिनका समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है, एक ओवैसी साहब का और बहन मायावती का। ओवैसी साहब वही अपना दुधारी तलवार से खेलते हैं, जैसे उन्होंने बिहार के अंदर किया था वही यूपी के अंदर कर रहे हैं वो, कि हमें इंडिया गठबंधन ले लो, भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन ने उनको ले लिया तो उसकी वजह से इंडिया गठबंधन बुरी तरह से हार जाएगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान नैरेटिव चले जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केवल ये प्रचार करेगी कि देखिए ओवैसी साहब इनके साथ हैं, तो ओवैसी साहब को ले नहीं सकते, और ओवैसी साहब को नहीं लेंगे तो उत्तर प्रदेश के अगर ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और अभी 2-3 इलेक्शन का अगर एवरेज देखें तो 0.5% के आसपास उनको वोट मिला है, जिससे सीट तो वो कोई नहीं जीतेंगे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को बहुत सारी सीटें हरा देंगे, जैसे उन्होंने बिहार में किया, जैसे वो हुमायूं कबीर ने वेस्ट बंगाल के अंदर किया। खुद तो 2 सीटें जीते, अपने ही नाम पे जीते, लेकिन उन्होंने टीएमसी को 20-25 सीटें हरा दी। बहन मायावती के पास इसीलिए कांग्रेस के नेता गए थे, मुलाकात करने गए थे कि इंडिया गठबंधन, उनके पास भी एक प्रश्न है कि अपनी जो सारी उनके एसेट्स हैं उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करती रहें या एक चुनौती को स्वीकार करें और इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं। लेकिन उनको वापस कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक अच्छा निर्णय लिया कि राजेंद्र पाल गौतम को वहां पे ऑब्जर्वर बनाया, और राजेंद्र पाल गौतम ने पद ग्रहण करने के तुरंत बाद अपने भ्रमण के कार्यक्रम बना दिए कि दिल्ली से जाऊंगा, पूरे एक एक जनपद के अंदर जाऊंगा, कांग्रेस को मजबूत करूंगा। क्योंकि आज के तारीख में ललक है, लोग वोटर हैं, कांग्रेस के वोटर बहुत ज्यादा हैं, वर्कर हो ना हो, वर्कर अगर उन्हें बनाना है, एक एक्टिव वर्कर बनाना है तो उसके लिए संपर्क करना होगा। अभी तक शायद वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के माध्यम से जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है और जिस प्रकार से डीएमके और आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ आके इंडिया गठबंधन खट हो गई है, मुझे ऐसा लगता है अब बहुत दिन दूर नहीं है जिसका हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि हमारे देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री 12 साल में उन्होंने जैसा भी काम किया वो तो आपको पता है कैसा किया है। अब वो शायद अवकाश ग्रहण करेंगे और उसके बाद मार्गदर्शक मंडल की तरह या तो अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री बना उन्हें देंगे, और अगर सरकार पलट गई और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और ये लोग अगर पाला छोड़ गए तो उसके बाद आपको एक नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा जो शायद बेहतर स्थिति लाए और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।